नमस्कार साथियों, यह हमारा रैपिड रिवीजन वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8। यूनिट 6 है हिंदी उपन्यास, यूनिट 7 है कहानी और यूनिट 8 है आपका नाटक। इन तीनों का हम लोग इसके जो जैसे उपन्यास है, उपन्यास के प्रमुख पात्रों को देखेंगे और जो जरूरी तथ्य हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फोकस रहेंगे हम पात्रों पर। ऐसे यूनिट 7 का और ऐसे यूनिट 8 का देखने जा रहे हैं। तो समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं और सबसे पहले यूनिट 6 की ओर चलते हैं, हिंदी उपन्यास। इसमें पहला उपन्यास ले तो देवरानी जेठानी की कहानी। ये पंडित गौरी दत्त शर्मा की है, ठीक है। और इसके विषय में मतभेद भी है कि यह प्रथम उपन्यास था, यानी कि प्रथम उपन्यास को लेकर जो मतभेद है उसमें ये उपन्यास भी गिना जाता है। और इस उपन्यास की भूमिका में पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोषों को रेखांकित किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो यह बताना है कि पढ़ी लिखी स्त्रियां समाज में किस प्रकार जरूरी हैं। पात्रों की बात करें तो लाला सर्वसुखलाल हैं जो परिवार के मुखिया हैं, लाला दौलत राम जो सर्वसुखलाल का बड़ा बेटा है, लाला छोटे लाल उनका छोटा बेटा है, पार्वती बड़ी बेटी है किसकी, सर्वसुखलाल की, और सुखदेई छोटी बेटी है सर्वसुखलाल की। दौलत राम की पत्नी है, ठीक है, जिसे जेठानी के रूप में यहाँ दिखाया गया है और ये अनपढ़ है। और छोटे लाल की पत्नी है जिन्हें देवरानी के रूप में दिखाया गया है और ये पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। तो प्रमुख पात्रों में सर्वसुखलाल, दौलत राम, लाला छोटे लाल, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम की पत्नी और छोटे लाल की पत्नी। तो ये रहे प्रमुख पात्र। और इनका लड़का भी आता है, वो सब छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा उपन्यास है, ये लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। और जो इस उपन्यास की कहानी है वो दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन लाल की है जिसे अपने पिता के मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में बहकर लगातार अपव्यय करता रहता है और बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता है। उसके कुछ चापलूस मित्र बन जाते हैं जो उसकी चापलूसी करते रहते हैं और इस तरीके से वो कर्ज में फंस जाता है और बुरी तरीके से फंस जाता है। तो उसके एक वकील मित्र हैं जो है ब्रज किशोर, लाला ब्रज किशोर, वे उन्हें संकटों से उबारते हैं। तो ऐसी कहानी है इसमें। और फिर उसके बाद वो जो बुरी आदतें हैं उनसे तौबा कर लेता है, उसको त्याग देता है। प्रमुख पात्र हैं लाला मदन मोहन, ठीक है, अमीर हैं किंतु गलत संगति के कारण गरीब होते चले जाते हैं, यानी कि कर्जे में फंसते चले जाते हैं, दुर्व्यसनों में ग्रसित है, लेकिन मुख्य पात्र हैं इसके। लाला ब्रज किशोर समझदार और अच्छा इंसान है, पेशे से वकील है और इनकी पत्नी है प्रियंवदा। और लाला मदन मोहन की पत्नी है कामनी। ब्रज किशोर की पत्नी प्रियंवदा, मदन मोहन की पत्नी कामनी, याद रखिएगा। और अन्य पात्रों की बात करें तो मुंशी चुन्नी लाल हैं, मास्टर सिंभू दयाल हैं, बाबू और बाबूलाल हैं, ठीक है। और इसमें जो हर किशोर हैं ये मदन मोहन के दुश्मन हैं, ठीक है, लाला मदन मोहन के दुश्मन हैं। और इधर जैसे देखते हैं ये लोग, जैसे मास्टर सिंभू दयाल, चुन्नी लाल, ये लोग चापलूस मित्र हैं, ऐसा इनको देख सकते हैं इस रूप में। अगला उपन्यास है गोदान। गोदान के बारे में मैंने चैनल पे इसका संक्षिप्त विवरण कराया हुआ है, सारांश वगैरह बताया है, चाहे तो आप देख सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है, यहाँ ध्यान दें। यह 1936 में लिखा गया प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, ठीक है। अंतिम पूर्ण उपन्यास पूछा जाएगा तो गोदान, और अंतिम अपूर्ण उपन्यास पूछा जाएगा तो मंगलसूत्र, याद रखिएगा। इसमें जो है प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है, यानी कि पूरा समाज इसमें वर्णित है। इसमें हमें हर एक पक्ष देखने को मिल जाता है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसमें है होरी जो केंद्रीय पात्र है, गरीब किसान है, ठीक है। धनिया है जो होरी की पत्नी है, और एक जुझारू पात्र है गोबर है जिसका असली नाम गोवर्धन है। होरी का पुत्र है सोना और रूपा। सोना जो है होरी की बड़ी बिटिया है और रूपा होरी की छोटी बिटिया है। सोना की उम्र कितनी है? सोना की उम्र 12 साल है और रूपा की 8 साल है, ठीक है। सोना का विवाह किसके साथ होता है आप बताइएगा कमेंट में। पंडित दाता दीन महाजन है और जो बाद में
इनके साझीदार भी बन जाते हैं होरी के, जब होरी कर्ज में एकदम ग्रसित हो जाता है तब। और पंडित माता दीन दाता दीन के बेटे हैं, ठीक है, उनका पुत्र है। और इसका संबंध चल रहा है सिलिया के साथ। और अन्य पात्रों को देखें जिसमें दुलारी सगुआइन है, जिनकी दुकान है तेल की और तंबाकू की। पटेश्वरी लाल हैं, झिंगुरी सिंह हैं, झुनिया है, ठीक है। अब देखिए, होरी धनिया गोबर झुनिया, होरी की पत्नी धनिया, गोबर की पत्नी झुनिया, ऐसे याद रखिएगा। सिलिया है, भोला है, नोहरी है, हीरा, पुनिया, शोभा, ये सब इसके पात्र हैं। राय साहब अमरपाल सिंह हैं और उनकी बेटी मीनाक्षी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका एक बार सारांश वाला वीडियो देख लेंगे तो उसमें ये सारी कहानी एक बार आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर मेहता हैं जो दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं और प्रोफेसर हैं। मिस मालती हैं, वो भी एक मॉडर्न महिला हैं, आधुनिक स्त्री हैं और डॉक्टर हैं। सरोज है जो मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना हैं, मिल मालिक हैं और बैंकर हैं। गोविंदी है खन्ना की पत्नी, योम एक आदर्श भारतीय स्त्री है। संपादक हैं ओंकार नाथ, मिस्टर तंखा और मिर्जा खुर्शीद, ये सारे इसके पात्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, प्रमुख हैं, ठीक है। इसके जो उदाहरण वगैरह हैं वो सब हम लोग अलग से किसी वीडियो में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यास की। अगला उपन्यास लें तो शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय का है। ये एक बहुचर्चित उपन्यास रहा है और एक विवादित उपन्यास भी रहा है, ठीक है। कुछ उपन्यासकार या यूं कहें कुछ साहित्यकार इसे अज्ञेय की ही जीवनी मानते हैं और वे ऐसा मानते हैं कि जो उसमें शेखर है वो अज्ञेय ही है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें एक व्यक्ति की जो मन में चल रहा होता है उसको बहुत सुंदर तरीके से अज्ञेय जी ने उभारा है, ठीक है। और इसमें कुछ वैचारिक द्वंद्व भी हैं, जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि, मतलब ऐसी बहुत सारे इसमें द्वंद्व देखने को मिलते हैं। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, वो विद्रोही प्रकृति का है, ठीक है। जो परंपरागत मान्यताएं चली आ रही हैं उसको अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है, ठीक है। दरअसल अगर ध्यान से देखा जाए तो जो इसमें शेखर है वो स्व की खोज का प्रतीक है, यानी कि खुद की खोज कर रहा है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने समाज के प्रति ईमानदार होने को संघर्षपूर्ण है, यानी कि वो ऐसा होना चाहता है। और शेखर एक जीवनी उपन्यास में 4 खंड हैं जिसमें हम देखते हैं उषा और ईश्वर पहला खंड, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष और चौथा पुरुष और परिस्थिति, ठीक है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, शेखर के अंदर विद्रोही चेतना हमें दिखाई देती है, प्रेम की भावना का चित्रण इसमें हुआ है, ठीक है। और इस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। और प्रमुख पात्रों की बात करें तो शेखर है। शेखर कथा का नायक है और विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति है। शशि है जो शेखर की ममेरी बहन है और उपन्यास की नायिका है। शेखर की माँ है और सरस्वती है जो शेखर की बहन है और शेखर की प्रेरक भी है और उसकी गुरु भी है, ऐसा कह सकते हैं। शारदा है जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। शांति है, शांति 18-19 वर्ष की एक बालिका है जो तपेदिक रोग से पीड़ित है। तो ये रहे इसके कुछ प्रमुख पात्र। अब इसमें अगर कुछ और डिटेल करना चाहेंगे तो उसको बाद में करते हैं, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना जितना था उतना हमने देखा पात्रों के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो बाणभट्ट की आत्मकथा, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, उपन्यास है, 1946 में प्रकाशित हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है और इसमें हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकता का वर्णन हुआ है। इसमें सिर्फ कथानक को ऐतिहासिकता से, मतलब इतिहास से लिया गया है, बाकी सारी चीज़ें कल्पना है और कल्पना के आधार पर गढ़ी गई है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो बाणभट्ट हैं जो हर्ष के राज कवि हैं, जिनका वास्तविक नाम दक्ष भट्ट है और इन्हीं से निपुणिका और भट्टिनी प्रेम करती हैं। उसके बाद निपुणिमा है जिसे न्यूनिया भी कहा जाता है, वो भट्टिनी की सेविका है। भट्टिनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है, ठीक है, यानी कि राजपुत्री है। महामाया महारानी राजश्री की
साउथ है। राजश्री कौन है? हर्ष की बहन है। और अन्य पात्रों की बात करें तो चारुस्मिता है, आचार्यपाद हैं, अघोर भैरव हैं, विग्रह वर्मा है और मदन श्री हैं, कुमार कृष्णवर्धन है, सुचारित हैं। तो इस प्रकार इसके कुछ प्रमुख पात्र हमने देखे। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका है, 1954 में प्रकाशित हुआ था और इसका भी डिटेल मैंने कराया है। अगर आप चाहें तो जाकर महिला आंचल का भी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपके माइंड में एक बार पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। इस उपन्यास की बात करें तो यह उपन्यास जो है ये फणीश्वर नाथ रेणुका सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत एवं समग्र कथा कही गई है और इसमें जो अंचल है, जिस अंचल की कथा कही गई है वही इसका नायक है। इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों के पाखंड को बेहतरीन तरीके से रेणु जी ने दिखाया है। इसके पात्रों की बात करें तो इसमें बहुत पात्र हैं, लगभग 250 से ज़्यादा। एग्जैक्ट बात करें तो इसमें 256 पात्र हैं। प्रमुख पात्र है डॉक्टर प्रशांत, जो मेरीगंज में रिसर्च के लिए आते हैं, ठीक है। कमली है, बावन दास है, बालदेव है, दोहराव है, लक्ष्मी है, तहसीलदार विश्वनाथ है, कालीचरण है, प्यारू है जो प्रशांत का सहायक है। अगला उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच भी कराया गया है, चैनल पर वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो झूठा सच यशपाल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत की विभाजन की पृष्ठभूमि पर रचित है। इसमें 2 खंड है, वतन और देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का क्या आलम था। तारा ही इस उपन्यास की वह लड़की है जो सबसे ज़्यादा विभाजन की पीड़ा जिसे सबसे ज़्यादा वही परेशान हुई है पूरे उपन्यास में। इस उपन्यास में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक और इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र देखने को मिलते हैं जो आज़ादी का सम्मान भी करते दिखाई देते हैं और अपने पथ पर ईमानदारी से डटे हुए भी दिखाई देते हैं। और विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, ये सारी की सारी चीज़ें और स्वतंत्रता के बाद की जो सामाजिक स्थिति रही है उन सब का वर्णन इस उपन्यास में देखने को मिलता है। आप एक बार इसका सारांश देखेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी माइंड में। मुख्य पात्रों को देख लेते हैं और कुछ अन्य पात्रों को भी इसमें हम देखेंगे। जैसे तारा है, मध्यवर्गीय है लेकिन प्रगतिशील सोच की परिचायक है, एक आम लड़की है, ठीक है। विभाजन की त्रासदी को सबसे ज़्यादा तारा ही झेलती है। जयदेव पुरी है, मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, विभाजन के कारण परिवार से अलग हो जाता है और बाद में कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनता है और विधायक भी बनता है। कनक है, संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच वाली लड़की है, जैसे जयदेव से प्रेम विवाह करती है और बाद में फिर दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। एक बार आप जब इसका सारांश वाला वीडियो देखेंगे ना तो ये सारी की सारी कहानी आपके माइंड में क्लियर होती चली जाएगी। अन्य पात्रों की बात करें तो असद है, लाहौर में कामरेड है, मतलब कामरेड युवा है, कम्युनिस्ट पार्टी का युवा है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। शीला है जो राम ज्वाला की पुत्री है, ठीक है। 2 पात्र मिलते हैं इसमें जहाँ से शुरू होता है, राम ज्वाला और राम लुभाया। और उसके बाद डॉक्टर प्राणनाथ हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सोमराज हैं जो एक आवारा युवक है जिसका विवाह तारा से होता है। पंडित गिरधारी लाल हैं जो नया हिंद पब्लिक के मालिक हैं, पब्लिकेशन के मालिक हैं। महेंद्र नैयर हैं, वकील हैं। कर्मचंद्र कशिश पैरोकार पत्रिका में मुख्य संचालक हैं। दौलू मामा हैं जो शरीफ भोला आदमी के रोल में यहाँ पे दिखाई देते हैं और अकारण जो है बलि का बकरा बनते हैं सांप्रदायिक दंगों के। रतन शीशों का प्रेमी है। गौस मोहम्मद प्रकाशक है। महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है। कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री है। मेहर कौन है? दंगे में भटकी तारा की साथी है। और नब्बू जो है तारा से बलात्कार करने वाला है, ठीक है। तारा से जो बलात्कार करता है वो नब्बू है। हाफिज इनायत अली नब्बू के मोहल्ले का हाफिज है। विश्वनाथ सूद पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता व
मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। उर्मिला, बंटी, ठीक है, प्रसाद, अग्रवाल साहब, ये अग्रवाल साहब दिल्ली बड़े व्यापारी हैं। पुरुषोत्तम है, अग्रवाल साहब का युवा पुत्र है। नरोत्तम है, मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र ये भी है, ठीक है। पुरुषोत्तम और नरोत्तम अग्रवाल के 2 बेटे हैं। मिस्टर रावत सचिव हैं गृह मंत्रालय में। तो इसी तरीके से अन्य पात्र हैं। डॉक्टर श्यामा है, तो ये डॉक्टर हैं और कांग्रेस की एक बड़ी लीडर है। इस तरीके से ये रहा झूठा सच के प्रमुख पात्रों को हमने देखा, इसके बारे में जो जरूरी चीज़ें थी उसको देखा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट है इसका देश का भविष्य, और उसके बाद आगे चलते हैं तो मानस का राजहंस जो अमृतलाल नागर का उपन्यास है 1972 में प्रकाशित हुआ था, और यह तुलसी के जीवन का चित्रण करता हुआ उपन्यास है। तुलसी के जीवन के बारे में यहाँ दिखाया गया है। मुख्य पात्र है तुलसी जो केंद्रीय पात्र हैं, और इनके बचपन का नाम क्या है, राम बोला। कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे, राम का नाम लिए थे, इसी वजह से इनका नाम राम बोला पड़ गया था। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला है जो तुलसी को पाल पोस के बड़ा करती है। और नरहरि बाबा हैं, तुलसी के गुरु हैं और अभिभावक हैं। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकी कुछ पंक्तियों को लेकर इन्होंने आधार बनाया है अमृतलाल जी ने कि वे उस पर आसक्त थे, मोहिनी पर। रत्नावली पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री है और जो बाद में इनकी पत्नी बनती है तुलसी बाबा की। शेष सनातन तुलसी के गुरु हैं। टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, ये लोग तुलसी के मित्र भी हैं और तुलसी के अनुयायी भी हैं। गंगेश्वर तुलसी के साले हैं, यानी कि रत्नावली के भाई। तारापति तुलसी का पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका है। और बटेश्वर दत्त, रवि दत्त, वैदेही बल्लभ, ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, यानी कि एक तरीके से कहें कि ये लोग तुलसी से ईर्ष्या रखते हैं, ये तुलसी के दुश्मन हैं, ठीक है। मैना कहारिन, बकरीदी कक्का, और ये सब भी इसके पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यास की तरफ। ऐसे तमस किसका है, भीष्म साहनी का है। किसका है, भीष्म साहनी का है। ये भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी का वर्णन है। और यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं जिसमें उनकी कथाएं चलती हैं। उपन्यास का आरंभ कैसे होता है, तो नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है, ठीक है। तो ये अनजाने में होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है, बाद में यही हम देखते हैं कि दंगे भी करवा देता है। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर सुअर मरवाता है, ठीक है। तो अब चमार को 5 रुपया दिया, सुअर मारा गया और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। तो मुसलमानों में खलबली मच जाती है और फिर मुसलमानों को लगता है हिंदुओं ने किया है, तो वो लोग गाय मार के फेंकवा देते हैं। तो इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और इसमें हाथ किसका है, उस अंग्रेजी सरकार के चमचे मुराद अली का है। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह गंभीरता को जानते हुए भी इससे अनजान बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में लूट, हत्या, आगजनी, ये सारी चीज़ें खुलकर होने लगती हैं और ये गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं, भयानक रक्तपात होता है और सिख औरतें जो है अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस तरीके की कहानी इसमें घटित होती है। कभी डिटेल में इस पर चर्चा कर लेंगे, जहां हम इसका संक्षिप्त सारांश देख लेंगे इसके बारे में, मतलब एक कहानी माइंड में क्लियर हो जाए इस तरीके से देख लेंगे किसी और वीडियो में। अभी प्रमुख पात्रों को देखते हैं। तो इसमें नत्थू है, निम्न वर्गीय पात्र है, जात इसे चमार है, ठीक है, और भोला आदमी है और सीधा आदमी है। मुराद अली अंग्रेजों का दलाल है, इसमें खल चरित्र है यानी खलनायक है। सुअर षड्यंत्र का रचयिता है और बाद में अब देखिए पूरा दंगा यही भड़कवाता है और बाद में यही शांति की अपील भी करता है माई पकड़ के। बख्श जी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। मेहता जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं और कामचोर भी हैं और स्वार्थ के लिए
रामदास जो है ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, जर्नैल सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ठीक है, कई बार जेल भी गए हैं। और जर्नैल सिंह नेहरू के साथ रावी के तट पर नाचते भी हैं जब स्वराज की मांग पूर्ण होती है। शंकर लाल हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और मेहता के विरोधी। और मेहता कौन है एक बार याद दिला दूं, जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। रिचर्ड की बात करें तो रिचर्ड अंग्रेज अफसर है, शहर का डिप्टी कमिश्नर है, डीसी है। लीजा रिचर्ड की पत्नी। वानप्रस्थी जी धार्मिक सांप्रदायिक उन्मादक और धर्मगुरु। प्रधान जी उर्फ लाला लक्ष्मी नारायण। प्रधान जी का नाम क्या है? लाला लक्ष्मी नारायण। ये शहर के बड़े व्यापारी हैं और वानप्रस्थ के चेले हैं। रघुवीर दानवीर प्रधान जी का यानी कि लक्ष्मी नारायण का 15 वर्षीय पुत्र है, जिसे देवव्रत मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है, ठीक है। यह युवक समाज का नेता यानी कि जो हिंदू बच्चे हैं उनका कट्टर नेता बनता फिरता है। 15 वर्षीय बालक है ये। देवव्रत मास्टर जो है ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वह अखाड़ा संचालक हैं। और ये युवक समाज के नाम पर छोटे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ाने का कार्य करते हैं। हयात बख्श मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता। मौलादाद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता। शहनवाज शहर का एक रईस मुसलमान है। नेताओं हुक्मरानों में इसका उठना बैठना है। युवा है, प्रियदर्शी है। और यही वह व्यक्ति है जो लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली ड्यूक गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। लेकिन एक बार हम देखते हैं कि इसके अंदर भी उपन्यास के अंदर इसमें भी धार्मिक उन्माद भड़क ही उठता है। जब चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे फैलते हैं तो वो इससे ये भी अछूता नहीं रहता। रघुनाथ हैं, ये शहनवाज का दोस्त है। मिल्खी रघुनाथ के घर का नौकर है, ठीक है, जिसके ऊपर अनायास ही शहनवाज का कट्टर मजहबी फूट पड़ता है। यानी कि शहनवाज के अंदर जो कट्टरता है वो इसके ऊपर अनायास ही फूट पड़ती है। देवदत्त कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता जो अंत तक अपने साथियों संग मिलकर अमन चैन बनाए रखने की अपील और कोशिश करता है। इब्राहिम इत्र फरोश शिवालय के मोहल्ले के आसपास घूम घूम कर इत्र बेचने वाला लड़का है। कौन? इब्राहिम इत्र फरोश। इंद्र 12 वर्ष का लड़का है। देवव्रत मास्टर का चेला है, रणवीर का साथी है। यह बच्चा इब्राहिम इत्र फरोश की हत्या कर डालता है। इंद्र इब्राहिम की हत्या कर देता है। ये सब सांप्रदायिक दंगों के कारण हो रहा है। हरनाम सिंह ये इलाही बख्श गांव का मतलब ढोक इलाही बख्श गांव का वयोवृद्ध चाय वाला सिख है। बंतो हरनाम सिंह की पत्नी है। गुरुद्वारा सैयदपुर का ये वो गुरुद्वारा है जहां पर सिख लोग अपना हथियार इकट्ठा करते हैं, सैयदपुर गुरुद्वारा। तेजा सिंह गांव ढोक मुरीदपुर के मुखिया हैं। संगत व सिख सेना के प्रतिनिधि हैं। और सोहन सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता गुरुद्वारे में सिखों मुसलमानों को एक दूसरे को समझाने की बात कहता है, ठीक है। और ये देवदत्त का साथी है। मीरदाद कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं, सोहन सिंह का मित्र है। यह दूसरी तरफ मुसलमानों को समझा रहा होता है। राजो ढोक मुरीदपुर की नेक दिल मुस्लिम स्त्री, क्या नाम है? राजो, हरनाम सिंह व बंतो को एक दिन के लिए अपने घर में सकुशल रखती है। अल्लाह रखा ये पात्र है। यह अपने ही गांव की एक हिंदू ब्राह्मण लड़की प्रकाशों का अनुरक्त था, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाता है और बाद में प्रकाशों की स्वीकृति मिलने पर उसी के साथ रहने लगता है। अब देखिए किस प्रकार लोग अपना व्यक्तिगत फायदा भी यहाँ पर उठा रहे हैं, इस उपन्यास में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य पात्रों में एक पात्र और है प्रकाशो, ठीक है। ये ब्राह्मण माता पिता की भटकी हुई संतान है। तो इस प्रकार ये रहा, हमने देखा यहाँ पर तामस के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। अगला उपन्यास है राग दरबारी। ये श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है, 1968 में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है और शिवपालगंज नामक गांव में ये सारी घटना चलती है। इसमें भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जाति इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों तक पहुंचता है। मुख्य पात्रों की बात करें तो वैद्य जी हैं जो इसके मुख्य पात्र हैं।
शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, छगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रंगनाथ बैद जी का भांजा शहर में रहता है। इतिहास में एमए करने के बाद रिसर्च कर रहा है। रुपन बाबू बैद जी का छोटा बेटा जो कई सालों से 10वीं में है, यानी कि बार बार फेल हो जाता है और खुद को छात्र नेता समझता है। गयादीन की बेटी बेला से भी प्यार करता है। कौन? रुपन बाबू। और बद्री पहलवान बैद जी का बड़ा बेटा है, पहलवानी करता है, आगे चलकर बेला से शादी करना चाहता है। अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। ठीक है, पहले कौन थे? बैद जी, इनके पिता, अब बाद में ये शनिचर। इसका नाम है मंगलदास। बैद जी की सभा में भांग पीसने का काम करता है और आगे चलकर गांव का मुखिया बन जाता है, प्रधान बन जाता है। गयादीन ये बनिए का काम करता है। मास्टर मोतीराम इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक हैं और गांव में एक आटा चक्की भी चलाते हैं, उसके मालिक हैं। खन्ना मास्टर इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर हैं और जो गुटबाजी होती है कॉलेज के अंदर उसके अग्रणी नेता हैं। बेला की बात हमने की, गयादीन की एकमात्र लड़की है। रुपन और बेला के प्रेम के जो चर्चे हैं वो पूरे शिवपालगंज में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। लंगड़ एक पैर का व्यक्ति है और ये जो है, जो सरकारी प्रक्रिया है, पूरी सरकारी ढांचा है, उसका एक प्रताड़ित व्यक्ति है, उसका एक प्रताड़ित प्रतीक है। राधेलाल झूठी गवाही देने में पारंगत है और गवाही देने से कभी भी नहीं उगता, चाहे जहां गवाही दिलवा लो। जोगनाथ शराबी है और बैद जी का ही आदमी है जोगनाथ। तो ये बात हुई राग दरबारी की। श्रीलाल शुक्ल 1968 का उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी नामा, इसके बारे में भी हमने चैनल पर बात की है, वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि आपके माइंड में कहानी क्लियर हो जाएगी। एक मोटा मोटी समझ आप कहानी के बारे में, मतलब उपन्यास के बारे में बना लेंगे तो उतना मुश्किल नहीं रह जाता। किसी भी चीज़ को समझ पाना, पात्रों को याद करना, ऐसे मुश्किल होता है पात्रों को याद करना, लेकिन जब कहानी आपके माइंड में बन गई तो पात्रों को याद कर पाना मुश्किल नहीं रह जाता। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास, तथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है यह उपन्यास। इसके पन्नों में इसे पढ़ते समय हमें बादशाह, फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान सब एक साथ खड़े मिलते हैं। मुख्य पात्रों की बात करें तो शाह जी हैं। शाह जी जमींदार हैं। शाहनी हिंदू परिवार की सहिष्णु महिला है और शाह जी की पत्नी है। काशी शाह शाह जी का छोटा भाई है। बिंद्रादई काशी शाह की पत्नी है, ठीक, यानी कि शाहनी की देवरानी है। लाली शाह ये शाह जी का पुत्र है जो बहुत बाद में शाहनी और शाह जी से उत्पन्न होता है। सलामत अली है। राबिया है। राबिया कौन है? जो लाली शाह के, मतलब लाली का पालन पोषण करती है। ये लाली का पालन पोषण करती है और शाह जी पर आसक्त भी रहती है, उन्हें पूजती है एक तरीके से कहा जाए तो। नजीर, मेहर, कलतार, दिलबाग, चन्नी नेसी, रेशमा, चौधरी फतेह अली, ये सारे अन्य पात्र हैं। चैनल पर वीडियो है, एक बार देख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अन्य पात्र जो हैं वो भी वहाँ देखने को मिल जाएंगे कहानी के साथ साथ। आपका बंटी ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ये भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है और यह 16 भागों में विभक्त है। प्रकाशन 1970 में हुआ था और इसका प्रारंभ शकुन और बंटी के भावनात्मक वर्णन के साथ होता है। शकुन बंटी की माँ है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है जो पारिवारिक विसंगति का शिकार हो गया है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है। अजय बंटी के पिता, शकुन बंटी की माँ, दोनों का तलाक हो जाता है। इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू से चलता है और जब दोनों का तलाक हो जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यही दिखाया गया है इसमें। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थितियों में पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाते हैं, एक तरीके से अभिशप्त हो जाते हैं। बंटी केंद्रीय पात्र है। इसका प्रमुख पात्रों में देखते हैं। अजय और शकुन का बेटा है। शकुन बंटी की माँ है। अजय बंटी के पिता। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है और डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति, यानी कि दोनों दूसरी शादियां कर लेते हैं। शकुन डॉक्टर जोशी से और अजय मीरा से। वकील चाचा है। टीटू है जो बंटी का दोस्त हमने देखा। अमी जोशी का बेटा है। अमी कौन है? जोशी का। जोशी कौन है? शकुन के दूसरे पति। जोत डॉक्टर जोशी की बेटी है। प्रमिला की बात करें तो प्रमिला जो है जोशी की मृत पत्नी है। चीनू मीरा का बेटा है। फूफी शकुन के घर की नौकरानी है।
मीरा की बात की हमने, जैसे चीनू देखा, चीनू मीरा का बेटा है, तो मीरा कौन है? मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। कुन्नी, कुन्नी शर्मा साहब की लड़की है। तो इस तरीके से इसके प्रमुख पात्र ये रहे। अब चलते हैं ढलती धन ना अपना। ये उपन्यास भी मैंने चैनल पर कराया है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। मैं बताता चल रहा हूँ ताकि अगर आपको कहानी सुननी है, उपन्यास के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप उन वीडियोस को एक बार देख लें, कम समय में ज़्यादा जान जाएंगे। ढलती धन ना अपना ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है और यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के एक दलित समाज की कहानी पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ। उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानो है, ठीक है। काली नायक है और ज्ञानो नायिका है, जिसे बाद में उसके भाई और उसकी माँ मिलकर मार देते हैं संखिया खिलाफ। उपन्यास का प्रारंभ इसी से होता है कि जब 6 वर्ष बाद काली कानपुर शहर से कमाकर लौटता है, वहीं से इसका शुभारंभ होता है। कुत्ते भौंक कर उसका स्वागत करते हैं, गोबर की गंध आती रहती है, जैसा एक दलित मोहल्ला होता है वैसा एकदम दिखाया गया है। और मुख्य पात्रों की बात करें तो इसमें काली है, केंद्रीय पात्र है। ज्ञानो काली की प्रेमिका है। प्रतापी जो है वो काली की चाची है, जिसने काली को पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि काली के माता पिता पहले ही गुजर गए थे बीमारी के चलते। जस्सो ज्ञानो की माँ है। मंगू ज्ञानो का भाई है। दोनों मिलकर ज्ञानो को बाद में मार देते हैं। चौधरी हरनाम सिंह, ये गांव के चौधरी हैं। छज्जू शाह साहूकार है, जो काली से पैसे ऐंठता है और उसे बताता है कि जो यहाँ के चौधरी साहब हैं वो जो यानी कि जो उच्च तबका है वो तुम्हें यहाँ घर बनाने नहीं देगा। बिशन दास डॉक्टर है। निहाली काली की पड़ोस की ताई है और जीतू की माँ है। जीतू काली का दोस्त है। प्रीतो पड़ोस की चाची है, ठीक है। निक्कू प्रीतो का पति है। मुंशी शिवराम गांव का मास्टर। पंडित संतराम गांव के पंडित। बंतू पिता चन्नाराम और ठाकुरी माता का पुत्र है, यानी कि इसके पिता चन्नाराम है और माता ठाकुरी है। सिद्धू काली के चाचा हैं, ठीक है। चाची कौन है? प्रतापी और सिद्धू चाचा। अमरू निक्कू का बेटा है, ठीक है। निक्कू कौन है? प्रीतो का पति है और प्रीतो जो है उसके पड़ोस की चाची। इस तरीके से आप बना के याद करेंगे, ठीक है। दीनू गांव का कुम्हार है। लच्छो प्रीतो की पुत्री है, ठीक है। तो अमरू और लच्छो ये दोनों भाई बहन हैं। हरदेव हरनाम सिंह का भतीजा है और उसके बाद नाहर सिंह संता सिंह का भाई है। नंद सिंह है, ये मोची है जो जाति बदलता रहता है, फिर भी इसे इज्जत नहीं मिलती है, वो चमार ही कहलाता है। इस कहानी को आप एक बार सुनिएगा वहाँ पे जाके उपन्यास को, तो सारी कहानी दिमाग में बैठ जाएगी। ठाकुरी नंद सिंह की पत्नी है। संता सिंह मिस्त्री है और बढ़ई का काम करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने यूनिट 6 खत्म की। सभी उपन्यासों के प्रमुख पात्रों को देखा और उसके बारे में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसको हमने जाना। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 7 हिंदी कहानी। पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। ये बंग महिला की है, यानी कि राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें चंद्रदेव को पत्र लिखा गया है और ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, तो जो तत्कालीन गुलाम भारत पर और जो उसका शासन है उस पर व्यंग की गई है। वैसा कोई पात्र इसमें नहीं है, सिर्फ चंद्रदेव है और लेखिका। इसके बाद दूसरी कहानी दुलाई वाली, ये भी बंग महिला की है। 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसमें नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक का चित्रण है। इसमें इसके पात्र हैं बंशीधर की पत्नी जानकी देई की छोटी बहन सीता और बंशीधर का मित्र नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी, ये इसके पात्र हैं, ठीक है। आगे एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। इसमें जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और फिर आंख खुलने और फिर वापस हृदय परिवर्तन इसमें दिखाया गया है, यानी कि एक आदर्शवादी कथा है। पात्रों की बात करें तो इसमें प्रमुख पात्र बुढ़िया और जमींदार ही है। और फिर उसके बाद अगली कहानी राही सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी का इसमें चित्रण है। जो गरीब है और वो चोरी सिर्फ इसलिए करती है कि उनका जो काम है वो मांगना है, लेकिन मांगने पर जब कुछ नहीं मिलता तो काम के लिए टोकरी लेकर बैठती है, कोई कुछ काम दे दे लेकिन काम भी नहीं मिलता, तो अंत में वह चोरी करती है।
चोरी की दोषी राही इसकी पात्र है और स्वतंत्रता सेनानी अनीता। जेल का परिवेश है, वहीं का चित्रण है इस कहानी में। लोग चाहेंगे तो आप बताएंगे तो मैं एक एक कहानी बाकायदा ढंग से करा दूंगा। ईदगाह सबने पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है ना। ये भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है और जो प्रेमचंद की कहानियाँ रही हैं उनमें ये शिखर पर है। इसके पात्रों की बात करें तो 4-5 वर्ष का एक अनाथ बच्चा है हामिद और उसकी बूढ़ी दादी है अमीना। अन्य बच्चे हैं और पात्रों जैसे मोहसिन, नूरे, सम्मी, आबिद। इस कहानी में क्या होता है, वही अंत में हम देखते हैं कि हामिद चिमटा खरीद लेता है और अपनी दादी के लिए ले आता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये प्रेमचंद की कहानी है। रूपवती दिल फरेब और उसके प्रेमी दिल फिगार की कहानी है जो देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को उजागर करती है। ठीक है, इसमें जो उसकी प्रेमिका है दिल फरेब, वो दिल फिगार से कहती है कि मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रतन ला के दो। तो वो 3 चीज़ें लाता है और उसमें जो तीसरी चीज़ होती है वो एक शहीद के खून का अंश होता है। तो वही फिर दिल फरेब कहती है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ऐसी ये कहानी है। प्रमुख पात्रों में दिल फरेब और दिल फिगार हैं। देश भावना से भरी हुई कहानी है। कानों में कंगना, ये राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम है और विवाह, और फिर उसके बाद किन्नरी के सौंदर्य से बसीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग, यानी कि जब किरण प्राण त्यागती है तो उस समय इनको वास्तविकता का एहसास होता है। ठीक है, तो किरण और नरेंद्र 2 पात्र हैं और अन्य पात्रों में देखें तो योगीश्वर और नाचने वाली किन्नरी और जूही। ठीक है, और भाषा जो है अत्यंत अलंकारिक और क्लिष्ट है इस कहानी की। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। 1915 सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। केंद्रीय पात्र है लहना सिंह, जो प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष के मार्मिक चित्रण है। ठीक है, यानी कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये कहानी है। पात्रों में बात करें तो जमादार है लहना सिंह, जो सेना में जमादारी का काम करता है, और सूबेदारनी होरा है। सूबेदार हजारा सिंह है। सूबेदार का बेटा बोधा सिंह है, और फिर वजीरा सिंह और कीरा सिंह है। हजारा सिंह और होरा पति पत्नी है। लहना सिंह होरा से प्रेम करता है और होरा के ही कहने पर वो कहती है कि होरा कही रहती है उससे कि जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचाई थी उसी तरीके से तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। और अंत में जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहता है, युद्ध चल रहा होता है, तो लहना सिंह उन दोनों को बचाता है और अंत में वही कहता है कि उससे कहना, कि सूबेदारनी से कहना कि जो उसने कहा था मैंने पूरा किया। इसके बाद अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र कुमार की है। स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। नैनीताल शहर का परिवेश है 20वीं सदी का। पात्रों की बात करें, कथावाचक है, उसका मित्र है, वकील है और एक 10 वर्ष का बेघर पहाड़ी बच्चा है जो बाद में बर्फ के नीचे दबकर मर जाता है। लेखक उसकी मदद, जो कथावाचक है उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण मदद नहीं करता, छुट्टे पैसे ना होने के कारण मदद नहीं करता और फिर अगले दिन वो मर जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही मार्मिक कहानी है। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी का सफ़र है और उसी पर ये पूरी कहानी है। पात्र है गाड़ीवान हीरामन और कंपनी की औरत हीराबाई। और अन्य पात्रों में पलट दास है, लाल मोहर का नौकर है जिसका नाम है लहसनवा और धुन्नीराम। तो ये इसके पात्र हैं। लाल पान की बेगम, ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की है। इसमें बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी है। इसके पात्रों में 7 वर्षीय बच्चा बिरजू है जिसका नाम ब्रिजमोहन है, और उसकी बहन चंपिया है, माँ, पिता और पड़ोस की एक फूआ है, और जंगी की 9 विवाहित पतोहू है। गैंग्रीन कहानी है अगली, अग्गे की है। ठीक है, बाद में रोज शीर्षक से प्रकाशित हुई। रोज कहानी मैंने चैनल पर करा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके पात्रों की बात करें तो इसमें कथावाचक है
मालती है, डॉक्टर महेश्वर है, बच्चा टिटी है। मालती डॉक्टर महेश्वर की पत्नी है और टिटी मालती का और महेश्वर का बेटा है, और कथावाचक जो मालती का दूर का भाई है। और दोनों में भाई बहन का रिश्ता कम है, एक अच्छे मित्र का रिश्ता ज़्यादा है। कोशिका घटवार, ये शेखर जोशी की है। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा की कालातीत प्रेम कहानी का अद्भुत चित्रण है, जो बाद में रिटायरमेंट के बाद कोसी नदी के किनारे एक अपनी चक्की खोलता है और वहीं पे फिर बाद में दोनों मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है कहानी के अंदर। उसको डिटेल कर लेंगे बाद में, ठीक है, किसी सेपरेट वीडियो के अंदर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पात्रों को देख रहे हैं, तो उन्हीं पर फोकस रहते हैं। अमृतसर आ गया, ये भीष्म कहानी की है, ठीक है। वही है कि भारत पाक विभाजन के समय जो सांप्रदायिकता बढ़ रही थी उस पर निर्भर बेस्ड कहानी है, उसी को व्यक्त करती हुई ये कहानी है। पात्र हैं कथावाचक खुद और बाबू और सरदार जी पठान बुढ़िया। अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, जाकर पढ़िएगा, एकदम आंखों के सामने पूरी विभाजन की त्रासदी प्रकट हो जाती है। अगली है चीफ की दावत, भीष्म साहनी की ये भी है। इसमें बूढ़ी काकी, जो प्रेमचंद की बूढ़ी काकी है, उसका अगला चरण इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का एक द्वंद्व चित्रित है, जिसमें जब बेटे के मतलब जो बुढ़िया है उसके बेटे के जब साहब आते हैं, यानी कि सामनाथ के जब चीफ आते हैं, तो उनसे उनकी आंखों से माँ को दूर रखा जाता है, क्योंकि माँ को ना इंग्लिश बोलनी आती है और ना उस तरीके से मॉडर्न तरीके से वो ढली हुई हैं, तो उनको पीछे वाले कमरे में या फिर साइड रखने की कोशिश की जाती है, वो सामने ना पड़े, लेकिन अंत में वो सामने पड़ ही जाती है। सामनाथ हैं, उनकी पत्नी है, साहब हैं और बूढ़ी माँ है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके पात्र हैं। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी है, सारांश और डिटेल दोनों कराया है चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। पात्र हैं साहनी, शेरा, हसैना, बेगू पटवारी, थानेदार दाऊद खां। सुनिएगा कहानी को, मजा आ जाएगा। आगे इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, व्यंग्यात्मक कहानी है। माता दीन को चांद पर भेजा जाता है वहाँ की पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई केस नहीं आता रहता, तो माता दीन जानते हैं तो केस आने लगता है। और वैसा कोई पात्र तो इसमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन बलभद्र हैं और राम सजीवन है। ऐसे ही सचिव वगैरह भी और एक दो पात्र मिलते हैं, लेकिन सब वैसे ही है। अगली कहानी है पिता, ज्ञान रंजन की कहानी है। इसमें कथावाचक है जो सुधीर है, ठीक है, और घनश्याम नगर में ये लोग रहते हैं, और उसकी पत्नी है जिसका नाम देवा है और पिता है। इसमें पिता पुत्र के मध्य जो अंतर्द्वंद है उसको दिखाया गया है, यानी कि दोनों के दृष्टिकोणों को दिखाया गया है। ये कहानी भी चैनल पर कराई गई है, आप जाकर देखिएगा कि पिता एक विशाल भीमकाय दरवाजे की तरह है, ऐसा करके इसमें आता है, जाके देखिएगा। और राजा निर्बसिया कमलेश्वर की है। इसमें दो कहानी पैरेलल चलती है, एक राजा निर्बसिया जो संतान विहीन पात्र हैं और रानी है, और दूसरा जो जगपति है उसकी कहानी चलती है, जो बीमार हो जाता है, फिर उसके बाद वो ऐसे पीड़ित हो जाता है, कोढ़ का रोग हो जाता है, और फिर उसके बाद उसका तन गलता चला जाता है। फिर उसका फ़ायदा उठाता है उसकी पत्नी के साथ कंपाउंडर बच्चन सिंह। तो प्रमुख पात्रों में राजा निर्बसिया, संतानहीन पात्र रानी, और जगपति की पत्नी चंद्रा, और कंपाउंडर बच्चन सिंह। और चंदा का जो है कंपाउंडर बच्चन सिंह से संबंध है, और बच्चन सिंह मैनपुरी के जो सदर अस्पताल है उसमें कंपाउंडर है। परिंदे, निर्मल वर्मा की कहानी है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी जो डॉक्टर और अध्यापक हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, संगीत के शिक्षक हैं, विद्यार्थी सुधा और जौली, गिरीश करीमुद्दीन। लतिका जो है अध्यापिका है, वह गिरीश की प्रेमिका है। तो इतना ही इसमें, बढ़ते हैं आगे। परिंदे के बाद अब चलते हैं यूनिट 8 पर। यूनिट इकाई 8 क्या है सिलेबस के अंदर, वो है हिंदी नाटक। क्या है? नाटक। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है दुर्दशा। इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था, और यह भारत के तत्कालीन दुर्दशा को चित्रित करता हुआ नाटक है। इसमें प्रमुख पात्र हैं, सारे पात्र इसमें प्रतीकात्मक है। तो इसमें प्रमुख पात्र भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, सत्यानाश, रोग, मदिरा, आलस्य, अंधकार, डिसलॉयल्टी और निर्लज्जता इसके पात्र हैं। ठीक है, इसमें योगी और इस तरीके के पात्र देखने को मिलते हैं। इसके बाद
भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही एकांकी विधा का नाटक है, मतलब एकांकी है। तो अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन 1881 में हुआ था। भारत दूरदर्शन का 1880 और अंधेर नगरी का 1881। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है, प्रहसन शैली में लिखा गया है और तत्कालीन सत्ता, उसकी मूर्खता, उसकी विसंगतियों, भ्रष्टाचार आदि का बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से भारतेंदु जी ने वर्णन किया है। इसमें देखें इसके प्रमुख पात्रों को, तो ये वाला जो एकांकी है इसको भी चैनल पर मैंने कराया हुआ है, जाकर एक बार आप देख सकते हैं। इसमें पात्र हैं महंत जो साधु हैं, इस अंधेर नगरी में प्रवेश करते हैं अपने 2 शिष्यों के साथ, गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ। गोवर्धन दास लोभी किस्म का शिष्य है और नारायण दास उनका दूसरा शिष्य है जो महंत के कहने पर चलने वाला है। कबाब वाला है जो कबाब बेचता है, घासी राम चना बेचता है, नारंगी वाला है नारंगी बेचता है, हलवाई है मिठाई बेचता है, कुंजड़ीन है जो सब्जी बेचती है, मुगल है जो मेवा और फल बेचने वाला है, पाचक वाला है चूरन बेचता है, मछली वाली है मछली बेचती है, और जात वाला है जाति बेचता है, बनिया है राजा है जो कि चौपट राजा है, मंत्री है उस राजा का मंत्री है, माली है 2 नौकर हैं राजा के, फरियादी है जो राजा से न्याय मांगने आता है जिसकी बकरी दब जाती है, कल्लू बनिया है जिसकी दीवार से बकरी मरी थी, कारीगर है जो कल्लू बनिया की दीवार बनाया था, चूने वाला है जो दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार किया था, भिस्ती है दीवार बनाने के मसाले में जिसने पानी डाला था, कसाई है भिस्ती के लिए जो मशक बनाया था, गड़ेदिया है जो कसाई को भेड़े बेचा था, और फिर कोतवाल है और 4 सिपाही हैं जो जाकर उसको गोवर्धन दास को पकड़कर लाते हैं। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था। ये इसमें हम जयशंकर प्रसाद की नाट्यात्मकता का जो चरम उत्कर्ष है वो देख पाते हैं। यह 4 अंकों में विभाजित नाटक है। प्रमुख पात्र चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य के निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट हैं, नंद मगध का सम्राट है, और राक्षस है मगध का अमात्य यानी कि मंत्री ऐसा कह सकते हैं, वररुचि है जिसे कात्यायन बोलते हैं ये भी मगध का अमात्य है, सक्टार है ये भी मगध का मंत्री है, आम्भीक तक्षशिला का राजकुमार है, सिंहरण है ये मालव गढ़मुख्य का कुमार है, ठीक है, यानी कि दूसरे राज्य का राजकुमार है, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है जिसका नाम पोरस है, ठीक है, पर्वतेश्वर पोरस वही, सिकंदर ग्रीक विजेता है, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है, मौर्य सेनापति जो चंद्रगुप्त के पिता हैं, और एनिसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर है, देवबल नागदत्त गढ़मुख्य ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं, ठीक है, और मालव गणतंत्र का राजकुमार कौन था? सिंहरण, और साइबर्टियस मेगास्थनीज ये यवन दूत था, है ना, मेगास्थनीज और साइबर्टियस उनके टाइम पे आते हैं ना, तो वही है, इतिहास में पढ़ते हैं तब भी ये नाम हमें देखने को मिलते हैं। गंधार नरेश आम्भिक के पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, सेल्यूकस निकेटर नाम है पूरा, और दांडायन एक तपस्वी है। स्त्री पात्रों की बात करें तो इसमें अलका है तक्षशिला की राजकुमारी, सुवासिनी सक्टार की कन्या, कल्याणी मगध की राजकुमारी, नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, ठीक, मौर्य सेनापति और मौर्य पत्नी, ठीक है, ऐसा करके, और एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो इस प्रकार ये रहे चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र। अगर इसका संक्षिप्त विवरण चाहें, सारांश चाहें तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, जिस पर भी वीडियो चाहिए, जिस पर भी लेक्चर चाहिए कमेंट करिए, और जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक मिल जाएंगे उस पर वीडियो पहले आ जाएगा। बाकी वीडियोस तो हर एक टॉपिक पर आने ही वाले हैं, ठीक है, सारे पर, कुछ पर, बहुत सारे टॉपिक्स पर आ चुके हैं, और जिन पर नहीं आए हैं उन पर आगे फ्यूचर में वीडियोस आएंगे। स्कंदगुप्त की बात करें तो ये भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है, 1928 में प्रकाशित हुआ था, 5 अंकों में विभक्त है, ठीक है। इसमें भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश देखने को मिलता है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसमें स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, मात्रगुप्त, भीमवर्मा, बंधुवर्मा, सर्वनाग, प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क, पुरगुप्त, कुमारदास, छिंगिल, प्रख्यात कीर्ति आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। स्त्री पात्रों की बात करें तो इसमें देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना,
विजया, रामा, मालिनी, ये लोग इसके प्रमुख स्त्री पात्र हैं और पुरुष पात्रों को हमने पहले देखा। ध्रुव स्वामिनी, ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 1933 में प्रकाशित हुआ था, 3 अंकों में विभक्त है। स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण है और इसमें हम स्त्री सशक्तिकरण को देख पाते हैं। पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव। स्त्री पात्र कोमा, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी। और अन्य पात्रों की बात करें तो सामंत कुमार हैं, शक सामंत हैं, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिंजड़ा, नर्तकिया, खड़कधारी, ये लोग। आगे धर्मवीर भारती का उपन्यास है अंधा युग। अंधा युग भी चैनल पर अपलोडेड है। इसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह 5 अंकों का नाटक है और आधुनिक समय की त्रासदी का चित्रण करता है। ठीक है, महाभारत का वर्णन है, लेकिन जब हम ध्यान से ढंग से पढ़ते हैं तो इसमें जो वास्तविक अर्थ निकलता है वो तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। और अनुक्रम देख लें तो इसका जो पहला अंक है उसमें कौरव नगरी का चित्रण है, दूसरे अंक में पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, तीसरा अंक और चौथा अंक है अंतराल, यानी कि पंख, पहिया और पट्टियाँ। ठीक है, चौथा अंक ना कहें उसको अंतराल कहें। ठीक है, और फिर उसके बाद चौथा अंक है गांधारी का सांप, 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। ठीक है, 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अब देखिए जो टॉपिक है, जो विषय है, उसी पे ही सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन, यानी कि समापन कहाँ होता है, प्रभु की मृत्यु से होता है। पात्रों की बात करें तो कृष्ण, गांधारी, अश्वत्थामा, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, वृद्धयाचक, युयुत्स जो है ये कौरवों का भाई है लेकिन लड़ता है पांडवों की तरफ से, गूंगा भिखारी, व्यास, बलराम, प्रहरी 1 और प्रहरी 2, ये प्रमुख पात्र हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली, 1934 में प्रकाशित हुआ था, 2 अंकों में विभक्त नाटक है और ये पश्चिमी विचारकों से प्रभावित नाटक है, समस्या नाटक है। पात्र रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारीलाल, माहिर अली, डॉक्टर मनोरमा, चंद्रकला, हरनंदन और भगवंत सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। मोहन राकेश का है आधे अधूरे, चैनल पर मैंने करा रखा है। नाटक जो है ये दाम्पत्य जीवन के खोखलेपन को उजागर करता है। के पात्रों की बात करें इसमें सबसे पहले काले सूट वाला आदमी है जो कि पुरुष 1, पुरुष 2 और पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिका में भी दिखाई देता है। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर है, क्या है, पतलून कमीज है, जिसका मतलब नाम है वो है महेंद्र नाथ। ठीक है, अब एक ही आदमी है, हर एक पुरुष का काम कर रहा है, हर एक पुरुष का रोल मतलब चरित्र, हर एक पुरुष का चित्रण कर रहा है, चरित्र निभा रहा है। पुरुष 2 के रूप में जब वो आता है तो पतलून और बंद गले का कोट पहन के आता है। पुरुष 3 के रूप में जब आता है पतलून टी शर्ट पहन के आता है और जगमोहन इसका नाम होता है उस टाइम पे। पुरुष 4 के रूप में जुनेजा होते हैं जो पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहनते हैं। स्त्री में उम्र 40 के करीब की एक स्त्री है जिसका नाम सावित्री है। बड़ी लड़की उम्र 20 से कम है जिसका नाम बिन्नी है। छोटी लड़की किन्नी है, 12-13 के बीच में है लेकिन वो समय से पहले बड़ी हो गई है। लड़का है 21 के आसपास का जिसका नाम अशोक है। आप एक बार नाटक को देखिएगा जरूर, सारी कहानी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी और ये जो पात्र हैं ये सब याद नहीं करने पड़ेंगे अगर आप नाटक का सारांश एक बार देख लेते हैं तो। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित, 3 अंकों में विभक्त है। ठीक है, इसमें जो आषाढ़ का एक दिन है इसमें सिर्फ कालिदास का द्वंद्व अंकित नहीं है, जो आधुनिकता का द्वंद्व है वो भी इसमें हमें दिखाई देता है कालिदास के माध्यम से। पात्रों की बात करें तो अंबिका ग्राम की एक वृद्ध स्त्री है, मल्लिका उसकी पुत्री है, कालिदास कवि है, दंतुल राजपुरुष है, मातुल वही है जो कवि मातुल है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, विलोम ये भी ग्राम पुरुष है, रंगिणी नागरी है, संगिनी ये भी नागरी है, अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक ये भी अधिकारी है। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक उस टाइम के अधिकारी होते थे। प्रियम गुमंजरी ये राजकन्या है और कवि की पत्नी है। ठीक है, प्रियंगु मंजरी राजकन्या और कवि की पत्नी। आगरा बाजार ये हबीब तनवीर का नाटक है, 1954 में प्रकाशित हुआ, व्यंग्य शैली का संगीतबद्ध नाटक है।
पात्र हैं ककड़ी वाला, फकीर, हमजोली, किताब वाला, सोहदा, तज किरान वीस, शायर, पतंग वाला, गंगा प्रसाद आदि। अगला जो नाटक है वो है बकरी। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। इसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। ये 2 अंकों में विभाजित है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनैतिक और नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास पर व्यंग किया गया है, किस प्रकार इन सबका ह्रास होता है। पात्रों की बात करें तो नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है एक और द्रोणाचार्य। ये है शंकर शेष का। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में है। ये 2 भागों में विभाजित है। नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है, ठीक है, और उसे रेखांकित करता हुआ प्राचीन परंपरा से जोड़ देता है। पात्रों की बात करें तो यदु, अरविंद, प्रिंसिपल, चंदू पुरुष पात्र हैं ये सारे, विमलेंद्र, द्रोणाचार्य, अर्जुन, प्रेसिडेंट, अश्वत्थामा। स्त्री पात्र लीला, कृपी, अनुराधा। अंजो दीदी, ये नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क का। प्रकाशन 1955। मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का चित्रण है इसमें, और इस खोखले संस्कारों की प्रतिनिधि पात्र हैं अंजो दीदी। इसमें जो पात्र हैं वो है वकील साहब, श्रीपत, राज, नीरज, अंजो दीदी, अनिमा और मुन्नी। अगला है महाभोज। महाभोज 1982 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 10 दृश्य हैं और बहुत ही यथार्थ चित्रण हुआ इसमें राजनीति का और अपराध का। इसके पात्र हैं दा साहब जो मुख्यमंत्री हैं, शुकुल बाबू जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और विरोधी पार्टी के नेता हैं, अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी कि जिसके मुख्यमंत्री दा साहब हैं उसी के अध्यक्ष हैं, लखन पांडे दा साहब के निजी सचिव, जमुना बहन दा साहब की पत्नी, सिन्हा डीआईजी हैं, दत्ता बाबू मसाल साप्ताहिक के संपादक हैं, भवानी मसाल का जो है सहायक संपादक है, नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है, महेश रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है, रत्ती दा साहब का पीए है, मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल, बिशु हरिजनों का हमदर्द जो कि मार दिया जाता है, और हीरा है बिशु का बाप है, बिंदा बिशु का अभिन्न मित्र है, बाद में यही पकड़ा जाता है, इसी को सजा होती है, रुकमा बिंदा की पत्नी है, जोरावर सरोहा का जमींदार है और एक धनाढ़ किसान है, काशी शुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है, थानेदार सरोहा का थानेदार है और जोरावर का चमचा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने तीनों यूनिट खत्म की। हमने तीनों यूनिट उपन्यास, कहानी और नाटक के जो प्रमुख पात्र थे और जो अति महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर हेल्प मिलती रहेगी आप लोगों को तो ऐसे वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।